चलिए, तो नेक्स्ट है अलेडी G3A2, है ना, POLO, है ना, जो आपका GDPL जो फॉर्मेट होता है प्रेगनेंसी में, उसके साथ G3 है, A2 है, P0 है, L0 है। 20 वीक gestation came to antenatal clinic, which action should be avoided by the nurses? ग्रेविडा 3 है, 2 एबॉर्शन का हिस्ट्री है ना, और जो आपका पैरा है वो भी 0 है, लाइफ भी 0 है, 20 वीक gestation है ना। तो क्या अवॉइड करेगी नर्सेस? विच एक्शन शुड बी अवॉइडेड बाय द नर्सेस? स्टेपिंग मेम्ब्रेन, सर्वाइकल इंसर्कलेस, है ना, ऑक्सीटोसिन जेल्स, आईवी ऑक्सीटोसिन। तो इसका आंसर होगा डी, दैट इज आईवी ऑक्सीटोसिन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ लेबर एट 20 वीक ऑफ गेस्टेशन। अगर आप आईवी ऑक्सीटोसिन दे देंगे इस 20 वीक गेस्टेशन में, तो आपका प्रिवेंट स्टिमुलेशन ऑफ लेबर एट 20 वीक गेस्टेशन, तो आपका जो स्टिमुलेशन होगा लेबर का वो इंक्रीज हो जाता है, तो उसको हमें नहीं करना है 20 वीक गेस्टेशन में। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें आईवी ऑक्सीटोसिन अवॉइड करना है, नहीं देना है। तो इसका आंसर जो होगा ए डी होगा, है ना, दैट इज आईवी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिजर्वेशन इज यूज व्हाइल पैकिंग कैटगट सूचर? कैटगट जो सूचर आते हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए, है ना, प्रिजर्व करने के लिए क्या मेथड यूज किया जाता है? क्या केमिकल यूज किया जाता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, कोलाइडल आयोडीन, ग्लूटाराल्डिहाइड जिसको साइडेक्स बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कैटगट सूचर को प्रिजर्वेशन करने के लिए क्या यूज किया जाता है? सर सी होगा। सी? नहीं, दैट इज ए। सर थोड़ा बड़ा करिए ना। इससे बड़ा क्या करें? ये दो, ठीक है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ, तो ए आंसर होगा 53 का, ए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। कैटगट सूचर एक्चुअली क्या है, उसको बेसिकली प्रिजर्व करने के लिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज किया जाता है। जैसे बच गया थोड़ा सा, उसी पेशेंट को यूज करना है, तो कभी कभी कहीं कहीं यूज किया जाता है। बाकी आजकल उतना है नहीं कि उसको प्रिजर्व करना है। एक बार आजकल तो सिंगल आते हैं, यूज किया, टाका लगाया और फिर उसको सूचर को डिस्कार्ड कर दिया, है ना। तो कैटगट जो है ये एक नेचुरल सूचर है ना, तो ये याद रखिएगा। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट एडल्ट में कितना होता है? सभी। हाँ, बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर, 15। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट बेसिकली 12 to 20 पर मिनट होता है यूजुअली। 16 जो है नॉर्मल एडल्ट में मानते हैं, बट 16 ऑप्शन में नहीं है, 15 है, तो उसके बीच का ही हम मानेंगे। तो यहाँ पे आपका जो बी इज द राइट आंसर, दैट इज 15। नॉर्मल रेस्पिरेशन न्यू बॉर्न में जो होता है वो 30 to 60, है ना, 30 to 60 होता है, और 40 हम नॉर्मल मानते हैं, मतलब जो एग्जैक्ट एवरेज है। और टेकेपीनिया जो है वो रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होता है मोर देन 24, तो उसको टेकेपीनिया बोलते हैं। ब्रेडेपीनिया लेस देन 10 पर मिनट जो होता है, ब्रीथ पर मिनट, तो उसको ब्रेडेपीनिया बोलते हैं। यूपेनिया मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन, है ना, यूपेनिया का मतलब होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन को यूपेनिया बोला जाता है ना, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, फॉलोइंग कलर कोडिंग यूज इन ट्रायल सिस्टम फॉर इमरजेंसी एक्सेप्ट। इनमें से जो फॉलोइंग कलर कोडिंग यूज किया जाता है जो ट्रायज पढ़ते हैं इमरजेंसी के दौरान, है ना, तो उसमें कौन सा कलर यूज किया जाता है एक को छोड़ के, मतलब कौन सा नहीं किया जाता है? रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक। ट्रायज में कौन सा कलर यूज नहीं होता है? इसमें बी होगा, ब्लू नहीं यूज होता है। हाँ, ब्लू नहीं यूज होता है, दैट इज राइट आंसर, बी, ब्लू नहीं होता। हाँ सर ब्लू। हाँ, 4 कलर यूज होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक यूज होते हैं ना। रेड जो होता है इमरजेंसी जो होता है, उसको हम पढ़ाएंगे ट्रायज एक दिन अलग से, है ना, तो ये होता है। जैसे यहाँ पे देख लेंगे, ये देख लीजिए, ये बड़ा ही जरूरी है, ये जो लिखा है 4 चीजें, ये कैजुअलिटी देयर 4 कलर सिस्टम होता है।
जब भी कोई इमरजेंसी में क्या होता है, कोई सडन कोई एक्सीडेंट हुआ और आपके पास पेशेंट आया है, या कोई बस, कभी कभी नॉर्सेट में क्या होता है ना, ये आपको एक कहानी बना के दे देता है क्वेश्चन। वो बोल देगा कि एक गाड़ी जा रही थी बस और एक्सीडेंट हो गया, तो अकॉर्डिंग टू ट्रायल सिस्टम कौन से पेशेंट को आप इमरजेंट फेज में रखेंगे, या कौन ये इस तरह का पेशेंट है, इसको कहाँ रखेंगे। तो इसको थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो इमरजेंट फेज जो होता है वो रेड कलर होता है, जो जिनको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जैसे कोई छोटे बच्चे, अब बस में बहुत सारे बुजुर्ग भी हैं और छोटे बच्चे हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी बनता है आपको छोटे बच्चों को बचाना है ना। तो इमरजेंट फेज रेड कलर है, अर्जेंट फेज येलो कलर होता है ना। कंटिन्यूएशन फेज ग्रीन कलर, जो बिल्कुल माइनर ट्रीटमेंट की जरूरत है तो उनको ग्रीन कलर में रख देते हैं, जिसको बाद में भी आप इलाज कर सकते हैं। ऐसा पेशेंट जिसको बाद में माइनर लेसिरेशन है, स्किन स्किन टूटा है। येलो कलर में लाइक फ्रैक्चर वाले वगैरह पेशेंट को रख सकते हैं, जिनका कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया है। और रेड कलर जो बहुत ही जरूरी की चीजें हैं, जिनको जान बचाना जरूरी है, वो इमरजेंट फेज में। और ब्लैक कलर जो होता है एक्सपेक्टेड टू डाई, जो मरने ही वाला है ना। तो वैसे पेशेंट पे टाइम खराब नहीं करना है आपको, है ना। ऐसे पेशेंट जो कि बहुत ही मतलब आप इसका प्रोग्नोसिस बिल्कुल पुअर है और इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट आए, तो जिनका ज्यादा बचने का चांसेस है, आप उन पे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना। तो ये चीजें याद रखना है। सर हम लोग के यहाँ तो येलो कलर तब लगाते हैं जब पेशेंट वर्बल होता है। बर्बल वही कैटेगरी है ट्राइएज का। बर्बल का मतलब कोई फ्रैक्चर हुआ, पैर टूटा है, तो येलो में जाएगा, वो तो बोल तो सकता ही है ना। ये ट्राइएज सिस्टम है, ये इमरजेंसी में यूज किया जाता है ट्रॉमा सेंटर में। आप जैसे यहाँ के ट्रॉमा सेंटर में है या जाओगे, तो अलग से ही जोन है। सबसे पहले घुसोगे आप, रेड जोन है, येलो जोन है, रेड जोन सबसे अंदर, येलो जोन है, ग्रीन जोन है। तो सब जोन बना हुआ है, उसके हिसाब से पेशेंट को रखा जाता है। जैसा भी मैं बताऊंगा आप देखोगे, रेड कलर जो होता है इंडिकेट क्लाइंट हु रिक्वायर्स केयर इज ए फर्स्ट प्रायोरिटी। याद रखिएगा, रेड कलर में ऐसे पेशेंट को रखा जाता है जिनको पहले प्रायोरिटी है, पहले आपको उनको उनके ऊपर ध्यान रहा, फर्स्ट प्रायोरिटी वाले गए। ऑल्सो नोन एज रिससिटेटिव फेज, है ना, जिसको रिससिटेशन का जरूरत है ना, वैसे पेशेंट को। इन विच इंक्लूड्स हाईएस्ट प्रायोरिटी क्लाइंट, है ना। जैसे कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजुरी हुआ है, कोई ऐसी इंजुरी हुई है जो लाइफ थ्रेटनिंग है, उसका जान भी जा सकता है अगर आपने टाइम नहीं दिया तो उनको हम रेड फेज में रखते हैं, उसको इमरजेंट बोलते हैं, जिनको इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर्ड है ना। तो वैसे पेशेंट को आपको रखना है। और ऐसे समय में क्या होता है, 5 से 15 मिनट के अंदर जो है पेशेंट को आपको इवेलुएट करना है। कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन इन एवरी 15 मिनट में पेशेंट को आपको देखना है। जैसे कि अगर एग्जांपल पे बात है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पेशेंट, कार्डियक, अगर किसी को हार्ट अटैक आया, तो उसको आपको रेड जोन में रखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हार्ट अटैक वाले पेशेंट को तुरंत इमीडिएट केयर की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि उसको येलो जोन में डाल दिए कि 2 घंटे बाद देख रहे हैं, या 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, है ना। तो वो नहीं, जिनको एकदम तुरंत देखना है। जैसे एमआई का पेशेंट हो गया, है ना। आरटीए में जिसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है और सीवियर इंजुरी हुआ है, लाइक ब्रेन इंजुरी हुआ है, और वैसे चीजों में, है ना, एसडीएच है ना, सब ड्यूरल हैमरेज है, तो वैसे पेशेंट को आपको रेड में रखना है। चेस्ट पेन है, आरडीएस हो गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो गया, तो उसको रेड में रखना है ना। लिम्ब एम्पुटेशन एंड अदर क्रिटिकल क्लाइंट जो है, उनको हमको इमरजेंट में रखना है। अर्जेंट में येलो में किसको रखेंगे, ये सेकंड प्रायोरिटी है। पहला प्रायोरिटी के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी आता है वो येलो जोन आता है, जिसमें नॉन लाइफ थ्रेटनिंग पेशेंट कंडीशन, जिसमें जान जाने की खतरा नहीं है ना। इंजुरी हुआ है बट जान नहीं जा सकता, ऐसे वाले पेशेंट को जो है, जिनको टाइम है, जिनके पास थोड़ा टाइम है, आप आधे घंटे बाद भी देखोगे तो उसका जान नहीं जाएगा, तो ऐसे पेशेंट को जो हम अर्जेंट फेज में रखते हैं। जैसे कि उसको एसएस एवरी 30 मिनट में आप देख सकते हैं। कंटिन्यूस इवैल्यूएशन एवरी 30 to 60 मिनट, आधे से 1 घंटा तक उसको हर आधे 1 घंटे में आपको इवैल्यूएशन करना है। जैसे सिंपल फ्रैक्चर ऑफ लिम्ब, किसी को सिंपल फ्रैक्चर हो गया हाथ का, पैर का, डिसलोकेशन हो गया, तो वैसे पेशेंट को। अस्थमा विदाउट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, किसी को अस्थमा है बट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है ना, फीवर है, हाइपरटेंशन है, प्री हाइपरटेंशन है, टाइप 1 हाइपरटेंशन है, एब्डोमिनल पेन और रीनल स्टोन है, किडनी का स्टोन है, तो उसको अर्जेंट फेज में रख सकते हैं, है ना, उसको येलो जोन में रख सकते हैं। नॉन अर्जेंट वाले ग्रीन वाले होते हैं, ग्रीन जोन में, है ना, ये थर्ड प्रायोरिटी है ना। जैसे कि ऐसे पेशेंट जो माइनर इंजुरी है,
है ना, ऐसे पेशेंट जो माइनर इंजुरी है, इसको ये फर्स्ट सेकेंड प्रायोरिटी के बाद भी आप ध्यान दे सकते हैं, जिसको आईसीयू एडमिशन के लिए रिक्वायर है ना, आईसीयू एडमिशन के लिए रिक्वायर है, और वो भी 1 घंटे के बाद भी उसके इलाज हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, तो ऐसे पेशेंट को हम नॉन अर्जेंट ग्रीन जोन में रख सकते हैं, और इसको 1 या 2 घंटे एवरी शिफ्ट, हो सकता है कि एवरी शिफ्ट में इवैल्यूएशन करने की चांसेस हो, है ना। जैसे एग्जांपल माइनर लेसिरेशन, जैसे मैंने बताया, स्प्रेन, है ना, कोल्ड सिम्टम, सर्दी खांसी हो रहा है, या कोई माइनर लेसिरेशन, स्किन आप गिर गए, छिल गई, है ना, या कोई स्प्रेन हो गया, मूंछ आ गया, तो ऐसे को नॉन अर्जेंट में रखते हैं, है ना। और नॉन फेज होता है, जो ब्लैक कोट होता है, इसमें क्या होता है, सीवियरली इंक्लूडेड डेड पेशेंट, डेथ, अगर कोई सीवियरली ऑन द स्पॉट डेथ है तो उसको हम ब्लैक में डाल देंगे, है ना। यह सीवियरली इंजर्ड पेशेंट है एंड नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, बहुत ज्यादा इंजर्ड है और उसको सर्वाइवल के चांस उसके बहुत कम है, रेयर है, तो वैसे पेशेंट को भी हम ब्लैक में रखेंगे, है ना। दीज आर विक्टिम हु नॉट बेनिफिट या रिकवरी फ्रॉम एनी केयर, ऐसे पेशेंट जिनको आप कोई भी केयर दे दे फिर भी नहीं बचा सकते हैं, तो वैसे पेशेंट को आप ब्लैक कलर में रखेंगे। तो ये याद रखिएगा, ये 4 कोड होते हैं, है ना। रेड जिसको इमरजेंट फेज बोला जाता है, येलो अर्जेंट में जाएगा, और नॉन अर्जेंट ग्रीन वाला, और नॉन में जो है ब्लैक कलर जाएगा। ये चारों का जो है कैटेगरी है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बना के ये पूछ देगा कि कोई पेशेंट है जिसको सिंपल फ्रैक्चर हुआ है, तो नर्सेस ट्रायल सिस्टम के हिसाब कहाँ रखेगी, तो आपको याद रखना है, अगर सिंपल फ्रैक्चर या डिसलोकेशन हुआ है तो अर्जेंट फेज में डाल देंगे, येलो जोन में डाल देंगे। येलो एमआई में, है, हार्ट अटैक आया है तो कहाँ डालेंगे, रेड जोन में डालेंगे। रेड इमरजेंट में। फेज, हाँ, इमरजेंट मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाला, इमरजेंट मतलब याद रखना है इमरजेंसी। अर्जेंट का मतलब ये होता है कि आधे घंटे किसी को, आपको कोई काम रहता है, एग्जांपल के तौर पे आपको कोई काम रहता है, एक इमरजेंसी वर्क है, तो आप तुरंत भागे भागे जाते हो, जिस हालत में हो वैसे जाते हो। और अर्जेंट एक काम है तो आप बोलते हो हाँ ठीक है मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ या 30 मिनट में आ रहा हूँ, तो वो अर्जेंट वाली बात है, तो उसको हम, जिससे जान नहीं जा सकता है ना, जहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग ना हो, तो उसको हम 30 मिनट बाद येलो में भी देख सकते हैं। और नॉन अर्जेंट बेसिक चीजें, जैसे सर्दी खांसी हुआ है ना, कुछ ये आपका छिल गया है, स्प्रेन आ गया है, तो उसको नॉन अर्जेंट में देख सकते हैं, और नॉन में डेथ होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है। चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीटी। डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, ये सबको पता है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस, है ना। डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टेटनस जो है इसका फुल फॉर्म है, तो इसका जो आंसर क्या होगा 56 का, 56 का क्या आंसर होगा, बता दे रहे, ए होगा, ए। हाँ ए होगा, है ना। 56 का ए आंसर होगा। 1 मिनट, चलिए। तो इट इज कंबाइंड वैक्सीन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट 3 डिजीज सच एज डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस, ये 3 डिजीज के लिए जो है बेसिकली कंबाइंड वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन, है ना। ये किल्ड वैक्सीन कैटेगरी में है, आई इंट्रामस्कुलर इसका रूट है, और इन्फेंट में जो है एंटीरियर साइट और मिड थाई में वास्टस लैटरलिस मसल्स में दिया जाता है। Which hormonal contraceptive method should not use in breastfeeding mother? ब्रेस्ट फीडिंग मदर में कौन सा हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव जो है यूज नहीं होगा, जो ब्रेस्ट फीड करवा रही है। इसमें भी होगा। हाँ, कंबाइंड ओसीपी, तो सर कंबाइंड कंबाइंड ओरल, हाँ ओसी। ओसीपी जो होता है कंबाइंड ओरल एस्ट्रोजन कंटेनिंग जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, लाइक ओसीपी, आइदर इट इज ए स्टैंडर्ड डोज और लो डोज, शुड नॉट बी यूज्ड ड्यूरिंग लैक्टेशन बिकॉज इट रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि अगर आप ओसीपी दोगे तो ये ब्रेस्ट मिल्क का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस कर देता है, इसीलिए जो है कंबाइंड ओसीपी जो है नहीं देता है, नहीं देना है।
प्रोजेस्टेरिन ओनली कॉन्ट्रासेप्शन और सेफ फॉर यूज बाय ब्रेस्ट फीडिंग मदर। प्रोजेस्टेरिन जो आता है, प्रोजेस्टेरिन ओनली कॉन्ट्रासेप्ट जो आता है वो आप दे सकते हैं, वो जो है सेफेस्ट है। एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, हमेशा एग्जाम में पूछा गया है कि न्यूली मैरिड कपल हैं और वो एक काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है कि एक न्यूली मैरिड कपल है, नई नई शादी हुई है और काउंसलिंग के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्स के पास गए हैं, है ना। तो नर्सेस कौन सा जो है कॉन्ट्रासेप्शन मेथड उसको एडवाइस करेगी, तो वहां पे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होगा, याद रखिएगा, ओसीपी एडवाइस करेगी न्यूली मैरिड कपल के लिए, है ना। तो ये एक याद रखिएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, a baby admitted in ICU on ventilator support via 4 mm ET tube, which suction catheter size used in children। ये आया था, अभी दोबारा रिपीट हुआ है ये 2022 में क्वेश्चन, 2021 में आया ही था और ये नॉर्सेट में, और 2022 में भी आया था ये क्वेश्चन। एक न्यूली बेबी एडमिटेड है आईसीयू में और वेंटिलेटर सपोर्ट पे, उसको 4 mm का ईटी ट्यूब, इंटरट्रेकियल ट्यूब, जो मैंने कल डायग्राम भेजी थी आपको ग्रुप में ईटी ट्यूब का, तो वो ईटी ट्यूब डला है। तो अगर 4 नंबर का ईटी ट्यूब डला है तो कितने नंबर का सक्शन ट्यूब आप यूज करेंगे उसको सक्शन करने के लिए? 8 नंबर, 10 फ्रेंच, 12 फ्रेंच, 14 फ्रेंच? ए होगा। 8 नंबर, 8। हाँ, बेसिकली देखो क्या है इसका, एक मतलब इसके लिए मेरी बहस भी हुई थी एक डॉक्टर से, क्योंकि एक्चुअली मैं सही कर रहा था, क्योंकि एक हमेशा याद रखना कि कोई पेशेंट है और उसका जितनी ईटी ट्यूब की साइज है ना उसका डबल लिया जाता है ना। का डबल यहाँ पे सक्शन करते हैं डबल ना। लिया जाएगा, तो ये चीजें याद रखना। और कभी कभी चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर आपको नहीं हो रहा है तो क्लिनिकल में थोड़ा प्रैक्टिस के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, या थिक सिक्रेशन हो या बहुत ज्यादा वाटरी सिक्रेशन हो, तो वहां पे आप चेंज कर सकते हैं। बट एग्जैक्ट जो इसका आंसर होगा 4 mm ईटी ट्यूब इज 1 year बेबी। और एक चीज और याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछता है 1 साल के बेबी में कितने नंबर का ईटी ट्यूब यूज करेंगे, तो 4 mm का करते हैं, सो दैट दिस बेबी इज 8 फ्रेंच नंबर कैथेटर कैन बी यूज फॉर सक्शन। और इसके निकालने का फॉर्मूला है सिंपल सा साइज, ये देखिए यहाँ लिखा है मोस्ट कॉमन कैथेटर यूज फॉर सक्शन, जो यूज होता है उसका फॉर्मूला है फॉर इन्फेंट एंड चाइल्ड, है ना, लेस देन, अगर 10 ईयर का बच्चा है ना, तो फॉर एडल्ट, है ना, फॉर एडल्ट मोर देन 12 फ्रेंच का 12, जो इन्फेंट और चाइल्ड है हमेशा याद रखिएगा उसको 10 नंबर से कम वाले जो है उसका सक्शन ट्यूब यूज करेंगे। ये एक जनरल थिंग है ना, याद कर सकते हैं। और एडल्ट है तो एडल्ट में 12 फ्रेंच से ऊपर, ग्रीन जो होता है ना, 14 नंबर आता है, व्हाइट 12 नंबर आता है ना, ऑरेंज 16 नंबर आता है, मोस्ट कॉमनली यूज होता है। तो ऑरेंज तो यूज नहीं करते क्योंकि वो ईटी ट्यूब में जाएगा नहीं, है ना, ऑरेंज। तो ज्यादातर 14 नंबर ग्रीन जो है यूज करते हैं हम लोग, और व्हाइट कलर का जो आता है ना वो भी यूज करते हैं, जो कि 12 नंबर का आता है। तो 10 फ्रेंच यहाँ पे देखेंगे ब्लैक कलर आता है 10 फ्रेंच, है ना, जो बच्चों में इससे छोटा यूज करते हैं ब्लैक कलर, जो 10 फ्रेंच। और 12 जो फ्रेंच होता है व्हाइट कलर का आता है ना। ये देखना है, ये आप जब यूज करेंगे तो आ जाता है, हम लोग क्या है यूज करते हैं। तो अभी जाऊंगा रात को तो सब ऐसा पेशेंट, अभी तो सारे वेंटिलेटर पे मिलेंगे ही, तो करूंगा तो आपको एक कोशिश करूंगा एक वीडियो भी सब बना। मेरे यहाँ भी होता है। हाँ, तो वो कलर कोडिंग आप ध्यान में रखा करें। चलिए नेक्स्ट है, अ लेडी वजाइनली डिलीवर्ड अ बेबी इन लेबर रूम, ऑन ड्यूटी नर्सिंग ऑफिसर नो दैट आफ्टर 7 days पोस्ट डिलीवरी विच टाइप ऑफ लोकिया कम्स फ्रॉम वजाइना। पूछा गया है कि जो 7 दिन के बाद किस टाइप का लोकिया आएगा। आपका लोकिया का टाइप पढ़ा होगा आपने, लोकिया रूब्रा, सिरोसा, एल्वा, नॉन। 7 दिन बाद, नॉन दैट आफ्टर 7 days के बाद लोकिया का कौन सा टाइप होता है? देखिए सिरोसा। लोकिया, अल्बा। हाँ लोकिया एक्चुअली ड्यूरेशन जो होता है 4 से 10 दिन होता है लोकिया का, है ना, लोकिया सिरोसा का, है ना। तो यहाँ पे जो होगा लोकिया सिरोसा जो मिलेगा पेशेंट को, है ना। तो लोकिया सिरोसा, ये देखिए लोकिया रूब्रा जो होता है रेड कलर का होगा, लोकिया सिरोसिस जो होगा डिस्चार्ज जो होगा वो पिंक कलर का दिखेगा। कलर भी याद रखना पड़ेगा आपको, कभी कभी कलर फूस देता है।
और लोकिया एल्बा जो होगा व्हाइट कलर का होता है। तो लोकिया रूबा का जो डे होता है 1 से 3 दिन तक लोकिया रूबरा कहलाता है डिस्चार्ज, जिसमें ब्लड फ्रेगमेंट्स और डिसिडुआ म्यूकस वगैरह रहेंगे। लोकिया सिरोसा जो होता है पिंक कलर का होता है, 4 से 10 दिन जो होता है इसका ड्यूरेशन। ब्लड म्यूकस एंड ल्यूकोसाइट्स इसमें मिलेंगे आपको। लोकिया एल्बा जो होता है व्हाइट कलर का होता है, जिसमें 11 से 14 दिन तक होता है, जो लार्जली म्यूकस प्लग रहते हैं, उसमें म्यूकस रहता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 7 डेज पोस्ट पूछा है, तो ये लोकिया सिरोसा के अंडर आएगा ना। ये देखिए ल्यूकिया सिरोसा जो होता है बेसिकली, है ना, ब्राउनिश पिंक येलो ड्यू टू डिक्रीज आरबीसी ऑफ ब्लड, है ना, ब्राउनिश पिंक कलर का आपको सिरोसा देखेगा। और कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दे कि एक पोस्ट ऑफ डिलीवरी 1 दिन के बाद जो है उसका जो डिस्चार्ज है रेड हो रहा है, बिल्कुल रेड डिस्चार्ज हो रहा है फॉलोइंग डिलीवरी, है ना, 1 से 3 दिन बाद, और उसके साथ ब्लड फ्रेगमेंट डिसिडुआ और म्यूकस भी है, तो आप बोलेंगे कि ये लोकिया रूब्रा है ना, लोकिया रूब्रा है। इसमें बेसिकली इसमें जो है ब्लड और डेसिडुआ का कंटेंट होता है इसमें, है ना, और व्हाइट कलर का है तो लोकिया एल्बा है, और लोकिया सिरोसा जो पिंक कलर होता है या ब्राउनिश पिंक होता है, वो चीजें याद रखना है। डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको कल दिखाऊंगा सारे एक साथ। नेक्स्ट, पल्सेशन इज नॉट इजिली फेल्ट एंड स्लाइटली प्रेशर कॉज इट इज टू डिसअपियर नॉन एज। पल्सेशन जो होता है, आप पल्स चेक कर रहे हैं इजिली और नहीं फेल्ट हो रहा है, नॉट इजिली फेल्ट, अच्छे से फील नहीं हो रहा है, और स्लाइटली प्रेशर कॉज इट टू डिसअपियर, और जैसी प्रेशर आप कॉज कर रहे हैं थोड़ा सा भी, तो पल्स ही डिसअपियर हो जाता है। तो उस तरह के पल्स को हम क्या कहते हैं? बाउंडिंग पल्स कहते हैं, थ्रेडी पल्स कहते हैं, वाटर हैमर पल्स बोलते हैं, या वीक पल्स बोलते हैं। सर ए सभी होगा। ब्लॉन्डिंग पल्स, बाउंडिंग पल्स। नहीं, दैट इज बी इज अ थ्रेडी पल्स, है ना, थ्रेडी पल्स, थ्रेडी पल्स बोलते हैं इसको, थ्रेडी पल्स। एक चीज और याद रखिएगा पल्स की, थोड़ा सा एक ये है कि जीरो, अगर नंबर जीरो में अगर एक कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है, एब्सेंट पल्स किसको बोलेंगे? नो पल्सेशन इज फेल्ट डिस्पाइट एक्सट्रीम प्रेशर। आप बहुत ज्यादा प्रेशर देने के बाद भी जो है आपको पल्स फील नहीं हो रहा है, तो दैट इज एब्सेंट पल्स, है ना। थ्रेडी पल्स बोलेंगे पल्सेशन इज नॉट इजीली फेल्ड, जो अभी पूछा गया था, एंड स्लाइटली प्रेशर कॉज इट टू डिसअपियर, तो दैट इज, उसको थ्रेडी पल्स बोलेंगे, और उसको 1+ कैटेगरी में रखा जाता है या नंबर दिया जाता है। 2+ में वीक पल्स होगा, स्ट्रॉन्गर देन ए थ्रेडी पल्स, लाइट प्रेशर कॉज इट टू डिसअपियर, है ना। और नॉर्मल पल्स होता है 3+ है ना। तो नॉर्मल पल्स, पल्सेशन इज इजीली फेल्ट, टेक्स मॉडरेट प्रेशर टू कॉज इट टू डिसअपियर, है ना। तो ये नॉर्मल पल्स है। बाउंडिंग पल्स 4+, द पल्सेशन इज स्ट्रॉन्ग एंड डज नॉट डिसअपियर विद द मॉडरेट प्रेशर, है ना। आपके मॉडरेट प्रेशर के बाद भी डिसअपियर नहीं हो रहा है। तो वैसे आप पल्स लेते हैं, आप ज्यादा नॉर्मल में देखोगे, नॉर्मल पल्स इजीली फील हो जाएगा, आप देखोगे जैसे ही उस पर मॉडरेट प्रेशर करोगे ना, तो वो मिलना बंद हो जाएगा आपको। इसीलिए आप प्रेशर नहीं करते हैं हम लोग, बेसिकली बस आप टच करके फील करते हो, फेल्ट करते हो। अगर आप प्रेशर आप दबाओगे ना थोड़ा सा भी, तो डिसअपियर हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं पल्स। तो ये दैट इज अ नॉर्मल पल्स, है ना। Which step is not included in WHO सर्जिकल चेकलिस्ट? देखिए WHO सर्जिकल चेकलिस्ट का ऑलरेडी मैंने डायग्राम वाले जब क्लासेस लिए थे पहले, तो उसमें हमने पढ़ाया था। वापिस हम लोग डायग्राम के बहुत सारे क्लास देखने वाले हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार तो एक ही एग्जाम में 2 बार पूछा घुमा घुमा के इसी क्वेश्चन को। तो WHO एक सर्जिकल चेकलिस्ट होती है जो ओटी में यूज किया जाता है, और मैं ऑलरेडी भेज भी चुका हूँ, वापिस आज जाऊंगा तो भेज दूंगा, ड्यूटी हमारे फाइल्स में लगी रहती है, पोस्ट ऑफ वाले जो पेशेंट आते हैं। तो
तो विच स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। जो WHO का सर्जिकल चेकलिस्ट है, तो इनमें से कौन सा स्टेप जो है उसमें नहीं होता है? साइन इन नहीं होता है, टाइम आउट नहीं होता है, टाइम इन नहीं होता है, या साइन आउट नहीं होता है? सर डी। सर साइनी फर्स्ट वाला। नहीं, ट्रिक है इसका, नवंबर याद करने का देखो ट्रिक है, इसको याद रखो। SI टोसो, SI मतलब साइन इन, T का मतलब टाइम आउट, साइन आउट, है ना? साइन आउट, टाइम इन नहीं होता है ना? तो टाइम इन नहीं होता है। SI मतलब साइन इन बिफोर इंजेक्शन ऑफ एनेस्थेसिया। इसका एक अलग अलग है, कई बार एग्जाम में ये पूछता है कि एंटीबायोटिक जो दिया जाता है ऑपरेशन थिएटर में, वो कौन से WHO चेस्ट फेज में दिया जाता है? टाइम इन में दिया जाता है, टाइम आउट में दिया जाता है, साइन इन में दिया जाता है, साइन आउट में दिया जाता है, वो भी पूछा जाता है, वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो साइन इन का मतलब है बिफोर इंडक्शन ऑफ एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया देने के पहले साइन इन जो होता है वो होता है। एक चेकलिस्ट रहती है, उसमें देखना पड़ता है कि मरीज है, इसका नाम है, ये इंसिजन है, डॉक्टर ये है, फलाना फलाना है। टाइम आउट का बिफोर स्टार्ट ऑफ, ये देखो ये क्वेश्चन आया था नॉर्सेट में, बिफोर स्टार्ट, या हमने एक पेपर दिया था जब हमारा जो समय नॉर्सेट नहीं था, जब एग्जाम हुआ था एम्स का, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था कि पूछा गया था कि, ऐसे नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था कि सेप्ट्रोक्सोन जो दिया गया था, एक पेशेंट को सेप्ट्रोक्सोन दिया जाना है, वो कब दिया जाना है इंट्रा ऑप में? तो वहां पे था कि बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जिकल इंसिजन, जैसे ही सर्जिकल इंसिजन स्टार्ट होने वाला था जस्ट उसके प्रायर दिया जाता है, जिसमें टाइम आउट में दिया जाता है। तो टाइम आउट उसको बोलते हैं बिफोर स्टार्ट ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन, फॉर एग्जाम बिफोर स्किन इंसिजन, मतलब स्किन को इंसिजन देने से जस्ट पहले वाली जो पीरियड होती है वो टाइम आउट होती है ना? तो SI टोसो याद रखना, SI टोसो याद रहेगा, सी टोसो, है ना? तो वो याद रखोगे तो आप काम चल जाएगा आपका। ये देखिए, तो बेसिकली यही है जो भी हमने डिस्कस किया कि SO का मतलब साइन आउट बिफोर एनी मेंबर ऑफ द OT टीम लीव्स द OT रूम। साइन आउट उस पीरियड को बोलते हैं जैसे ही मतलब सर्जरी खत्म हो गया, बट OT छोड़ने से पहले पहले, है ना? तो वो साइन आउट का प्रक्रिया होती है, जिसमें डॉक्टर साइन करता है कौन कौन था, सारी चीजें काउंटिंग होती है, पैड काउंटिंग होती है, एवरीथिंग काउंटिंग होती है वहां पे। वो साइन आउट जो की वो टर्म कहा जाता है उसको। नो टाइम इन स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन WHO सर्जिकल चेकलिस्ट। तो याद रखिएगा, टाइम इन नहीं होता है ना? टाइम इन नहीं होता है ना? ये देखिए, आपके पास अगर एनक्लेक्स हो तो उसमें एक और अच्छी डायग्राम है, मैं भेज दूंगा, इसका रियल डायग्राम आपको भेज दूंगा जो यूज होते हैं हमारे यहाँ, वो भरा हुआ भेज दूंगा, ये याद रखिए। ये देखिए पूरा डिस्क्रिप्शन है ना? तो वो आपको याद रखना है। तो साइन इन जो होता है ये इंडक्शन से पहले होता है ना? दूसरा टाइम आउट जो होता है इंसिजन देने से जस्ट पहले। ये देखो एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, PGI में, GMCH में, PGM के, द पीरियड आफ्टर इंडक्शन एंड बिफोर सर्जिकल इंडक्शन, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? दैट इज अ टाइम आउट बोलते हैं। एक बार देखो ये क्वेश्चन जो मैंने एम्स दिल्ली 2018 का मैं पेपर दिया था, उसमें पूछा था, इंश्योर एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस हैज बीन गिवन प्रायर टू 60 मिनट और नॉट गिवन। तो 60 मिनट पहले सर्जरी के एंटीबायोटिक दिया है या नहीं दिया है, वो भी टाइम आउट के अंदर चेक होता है ना? तो वो चीजें। और साइन आउट का मतलब OT छोड़ने से पहले, वुंड क्लोजर बट बिफोर रिमूविंग द क्लाइंट, इमीडिएटली आफ्टर वुंड क्लोजर, आपने घाव को क्लोज कर दिया, सुक्चर लग गया, उसके बाद की जो साइन आउट होता है, ये जो है WHO चेकलिस्ट है जो कि यूज होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स यूज फॉर फर्दर असेसमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस एडल्ट क्लाइंट ड्यूरिंग रिससिटेशन? सिंपल सा है, कैरोटिड पल्स जो होता है यूज फॉर असेसमेंट नॉट मोर देन 10 सेकेंड ऑफ सर्कुलेशन ड्यूरिंग CPR इन एडल्ट क्लाइंट, है ना? तो जो होता है कैरोटिड पल्स चेक किया जाता है CPR के दौरान अनकॉन्शियस पेशेंट को। देखिए ये एक थोड़ा सा अलग अलग है, लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक स्टेप है, ये स्टेप कभी कई बार पूछे जाते हैं।
सबसे पहले लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इफ फाउंड अनकॉन्शियस देन शेक द विक्टिम शोल्डर एंड शाउट। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आपको मिला है सीपीआर का, रोड के किनारे गिरा हुआ या कुछ भी, तो सबसे पहले अगर आपको लग रहा है कि अनकॉन्शियस है पेशेंट, तो उसको थोड़ा सा शोल्डर को शेक करेंगे और शाउट जोर से चिल्लाएंगे, आर यू ओके, तुम ठीक हो। फर्स्ट एक्शन ऑफ द सीपीआर ये होता है, पहला एक्शन आपको ये करना है। इफ नो रिस्पॉन्स, और कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, देन कॉल फॉर हेल्प, एक्टिवेट इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। आप सेकेंड एक्शन तुरंत कॉल करेंगे, जो भी नंबर है आपका 100 108 जहां करना है, एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। देन एसेस सर्कुलेशन विद इन 10 सेकेंड, है ना, विद इन 10 सेकेंड के अंदर आपको पल्स चेक करना है, पूरा चेक नहीं करना, बस 10 सेकेंड चेक करना है ना, विद इन। एडल्ट में याद रखिएगा, एडल्ट में कैरोटिड आर्टरी चेक किया जाता है, कैरोटिड पल्स। चिल्ड्रन में अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बोलेंगे फ्यूमरल आर्टरी फॉर सर्कुलेशन। बच्चों में कैरोटिड, जो चिल्ड्रन में है कैरोटिड मत चेक करना, वहां फ्यूमरल आर्टरी आंसर होगी, नहीं तो आप अगर कैरोटिड किए तो गलत हो जाएंगे चिल्ड्रन में। इन्फेंट में ब्रैकियल और फ्यूमरल आर्टरी फॉर सर्कुलेशन। इन्फेंट में जो होता है बेसिकली ये आपका ब्रैकियल आर्टरी है, यहाँ पे ये ब्रैकियल आर्टरी चेक कर सकते हैं या फ्यूमरल चेक कर सकते हैं, है ना। If there is pulse not felt, then put the victim on firm surface on mattress in the supine position. अगर आपको पल्स नहीं मिल रहा है तो तुरंत एक फॉर्म सरफेस पे या मैट्रेस पे सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को लिटा देंगे। इंटरलॉक द हैंड, ये इंटरलॉक किया आपने हैंड को, एंड लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन निपल्स। ये देखो, ये जस्ट अभी रिसेंटली एक एग्जाम हुई है उड़ीसा में, उड़ीसा के स्टेट गवर्नमेंट में एग्जाम हुआ था अभी कुछ ही दिन पहले, 10 दिन पहले क्वेश्चन आया था कि जो सीपीआर करेंगे तो वो उसका पोजीशन क्या होगा हाथ का, तो ऑन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन निपल्स, ये लिख लीजिएगा, ऑन लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम बिटवीन निपल्स एंड कंप्रेस चेस्ट, कंप्लीट रिकॉइल विल अकर। और उसके बाद कंप्रेशन करेंगे चेस्ट का। एम्स भोपाल में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको याद रखना है इंटरलॉक करके हैंड को कहाँ रखेंगे, ऑन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम बिटवीन निपल्स, है ना, ऑन लोअर हाफ ऑफ द स्टर्नम, याद रखिएगा, बिटवीन निपल। तो ये जो है बेसिकली प्रोसेस है आपका सीपीआर का, जो याद रखना है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड स्ट्रेस? कोल्ड स्ट्रेस का टेम्परेचर कितना होगा, कितना होगा टेम्परेचर कि हम बोलेंगे पेशेंट को कोल्ड स्ट्रेस है? 32 से 30 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 36 to 36.4 डिग्री सेल्सियस, लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस। बताइए। तो ये डब्ल्यू जो क्लासिफिकेशन है इसका बी आंसर होगा एक्चुअली, है ना। तो ये देखो, माइल्ड हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया एंड सीवियर हाइपोथर्मिया। जो कोल्ड स्ट्रेस है माइल्ड हाइपोथर्मिया का बोलते हैं। 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये माइल्ड हाइपोथर्मिया होता है, इसको हम कोल्ड स्ट्रेस भी बोलते हैं, कॉज फॉर कंसर्न। मॉडरेट हाइपोथर्मिया 32 से 35.9 डिग्री सेल्सियस, दैट इज डेंजरस एंड रिक्वायर इमीडिएट, डेंजरस होता है ये एंड रिक्वायर इमीडिएट वार्निंग ऑफ द इन्फेंट। एंड सीवियर हाइपोथर्मिया लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस से अगर कम हो गया तो आउटलुक ग्रेव, स्किल्ड केयर इज अर्जेंट नीडेड, बहुत ज्यादा कम हो गया टेम्परेचर, सीवियर हाइपोथर्मिया। तो कोल्ड स्ट्रेस याद रखेगा, माइल्ड हाइपोथर्मिया को बोला जाता है, जो कि 36 से 36.4 डिग्री सेल्सियस को हम कोल्ड स्ट्रेस बोलते हैं, ये याद रहना है। देन कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, कॉमन क्लिनिकल फीचर ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, वाइलस वॉमिटिंग, डायरिया, फीवर, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ए होगा, दैट इज वाइलस वॉमिटिंग, इसमें बाइल वाला वॉमिटिंग होता है ना। कॉमन क्लिनिकल फीचर है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, आपको वॉमिटिंग में बाइल देखने को मिलेगा, वो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का एक कॉमन फीचर है ना। ये आपका वाइलस वॉमिटिंग है। वाइलस वॉमिटिंग एमेसिस विद डार्क ग्रीन कलर, आपका अगर वॉमिटिंग जो होगा वो डार्क और ग्रीन कलर का दिखेगा तो वाइलस वॉमिटिंग है आपका, है ना, जिसमें बाइल प्रेजेंट है। एंड वाइलस वॉमिटिंग बिकॉज इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बाइल दैट यूजुअली सीन इन इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। एडिशन एंड वॉल्वुलस जो है ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के टाइप है, ये ऑलरेडी मैंने आपको जीआई सिस्टम में पढ़ाया है,
है ना, आप वापस नोट्स खोल के देखेंगे ये एडिशंस वॉल्वुलस क्या होता है, ये इंटुसिसेप्शन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ाई हुई है आपको। नॉन वायलस वॉमिटिंग, इट इज टाइपिकल कॉज बाय एन ऑब्स्ट्रक्शन अबव द जंक्शन ऑफ ड्यूडेनम, है ना। अगर जंक्शन जो ड्यूडेनम का है उसके ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो नॉन वायलस वॉमिटिंग आपको देखने को मिलेगा, है ना। हाइपरट्रोपिक लेके पाइलोरी स्टेनोसिस में भी आपको नॉन वायलस दिखेगा। देखो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ये टिपिकल फीचर है, कॉलिक एब्डोमिनल पेन होना, नोजिया वॉमिटिंग, यूजुअली वायलस टाइप वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एसेशन ऑफ फ्लैटेस एंड वॉवल मूवमेंट, ये सारी चीजें इनके साइन है। कार्डिनल साइन जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का वो होता है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वॉमिटिंग विद फीकल मैटर एंड कॉलिक एब्डोमिनल पेन। तो अगर कोई ऐसा हिस्ट्री मिले जिसमें अगर ये बताया जा रहा हो, क्वेश्चन ऐसे नहीं बनता, क्वेश्चन में ऐसे बनेगा एक पेशेंट है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, फीकल मैटर आ रहा है, मतलब स्टूल आ रही है वॉमिटिंग में, एंड कॉलिक एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो नर्स क्या सस्पेक्ट करेगी, तो नर्स इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सस्पेक्ट करेगी, है ना। नर्सेस क्या सस्पेक्ट करेगी, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को सस्पेक्ट करेगी। तो ये चीजें हैं, ये कार्डिनल साइन। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, ठीक है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हेलिमेच मैनिवेयर यूज इन इन्फेंट दैट यूजुअली कंसिस्ट, तो हेलिमेच मैनिवेयर में क्या होता है, 5 बैक फ्लो एंड 5 चेस्ट थ्रस्ट देते हैं, मैंने 5 बैक फ्लो पीछे बच्चे के ऐसे से थपथपाएंगे और 5 जो है चेस्ट थ्रस्ट मैनिवेयर दिखेंगे, ऐसे देंगे। ये देखो ये हेलिमेच ये आपका जो है हेलिमेच मैनिवेयर है ना। ये टाइम खत्म हो गया एक्चुअली, आप जल्दी से डायग्राम देख लीजिए। ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, कल एक बार और देख लेंगे इसको, ठीक है। और कोशिश करेंगे हम आगे से हम लोग थोड़ा सा डायग्राम पे भी जोर करें, है ना, डायग्राम वगैरह एग्जाम में आते हैं। ठीक है, आज के लिए काफी है, ड्यूटी जाइए आप लोग, मैं भी निकल रहा हूँ। ओके, थैंक यू।